गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं। और कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा आप सभी का द स्मार्ट विजन क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो अपनी उसी सीरीज की प्रश्नों की जो श्रृंखला हम लोग कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग थ्योरी क्लासेस पे भी आएंगे। आज हम लोग पहले क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग की थ्योरी की क्लासेस चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, था, फा तथा च ध्वनियां हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका स्वनिम, दूसरा है रूपिम, तीसरा है लेखिम और चौथा है शब्दिम। तो चलिए फटाफट इस सभी का आप लोग आंसर करिए। स्वनिम, स्वनिम और रूपिम और लेखिम और शब्द, तो ये सारी चीजें जो है आपकी, इसको यूथफ्रेड ने जो है भाषा के 4 उन्होंने स्तर बताए थे और उसी में पूछ रहा है कि ये जो था, फा और चा ध्वनियां हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं। तो चलिए फटाफट इसका आंसर करिए। चलिए, इसका पहला आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वनिम। स्वनिम जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। ठीक है, अब दूसरा है हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर सतत और व्यापक की बात की जा रही है। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन है आपका जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, और दूसरा है आपका एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, और तीसरा ऑप्शन है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन है आपका सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो चलिए इसको पहले देखते हैं, सतत और व्यापक का। सतत मतलब जो आपका लगातार आपका मूल्यांकन होता रहे, और व्यापक से तात्पर्य क्या है कि आपके सारी चीजें जो आपके व्यक्तित्व में, आपकी सारी जो व्यक्तित्व को निखारने में, व्यक्तित्व के विकास में सारी चीजें जो आती हैं उन सभी का जो है आपका जो मूल्यांकन हो सके। तो चलिए आंसर कीजिए इस सभी का। तो आपका पहला आंसर क्या है? ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि का संरचना का सिद्धांत, ये ऑप्शन आपका सही होगा। जेपी गिलफोर्ड का जो बुद्धि का संरचना का सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो जो इन्होंने दिया था उसको क्या बोलते? त्रिविमीय सिद्धांत। ठीक है ना, कई बार आपके प्रश्नों में आता है कि जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि का संरचना का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, तो क्या होता है वो आपका त्रिविमीय सिद्धांत। इन्होंने जो बुद्धि की संरचना होती है उसको उन्होंने व्यापक अर्थों में लगाया था। उन्होंने बुद्धि की संरचना में 3 चीजें बताई थी। थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस का है। ठीक है ना, चलिए तो पहला है क्या, उन्होंने गिलफोर्ड महोदय ने कहा था कि जो हमारी बुद्धि होती है वो 3 विमाओं के आधार पर जो है वो कार्य करती है। तो पहली विमा है आपकी विषय वस्तु। ठीक है ना, विषय वस्तु। विषय वस्तु। दूसरी विमा है आपकी संक्रिया। ठीक है, संक्रिया। और लास्ट आपकी उत्पाद। ये 3 विमाओं के आधार पर गिलफोर्ड महोदय कहते हैं कि ये जो 3 विमाएं हैं इन्हीं के आधार पर जो है वो हमारी बुद्धि जो है वो कार्य करती है। अब विषय वस्तु क्या होती है? आपके इंद्रियों के आधार पे कार्य करती है। क्लियर है? जो हमारी इंद्रियां होती हैं उसके आधार पर जो हम कार्य करते हैं वो हमारी विषय वस्तु के अंतर्गत आती है। और इसी के अंतर्गत आपकी इन्हीं में हम लोग जब थ्योरी में पढ़ेंगे तब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि हमारे कितनी और इसके अंतर्गत उपविमाएं पाई गई हैं। ये उपविमाएं जो है उन्होंने माना है, क्योंकि कई बार आपके प्रश्नों में ये संख्या आती है और ये किस विमा के अंतर्गत आता है ये भी पूछा जाता है। तो चलिए इसके अंतर जो है वो 6 विमाएं आती हैं जो कि इंद्रियों के आधार पे आपका विषय वस्तु के जो कार्य करती हैं। अब दूसरा जो है ये संक्रिया है। संक्रिया क्या होता है? ज्ञान और समझ
के आधार पर, ठीक है। पहला तो आपने इंद्रियों के आधार पर, दूसरा जब ज्ञान और समझ के आधार पर कार्य होता है तो वो क्या होता है, वो संक्रिया के अंतर्गत आती है। और ये दोनों मिलकर के जो हम विषय वस्तु के आधार पर जो हमारा एक समझ विकसित होती है, जो प्रतिबिंब स्थित हमारा होता है इन दोनों के आधार पे, तो वो क्या होता है, वो हमारे उत्पाद को बताता है। इन्हीं के आधार पर हम जो है वो अपना कार्य करते हैं। तो ये तीनों चीजें मिलकर के ही हमारे बुद्धि की संरचना करती हैं। ये विषय वस्तु 6 होती है, फिर जो होती है वो जो संक्रिया होती है वो 5 होती है, ठीक है, और जो हमारी समझ होती है वो 6 होती है। तो कई बार संख्या पूछा जाता है तो आपका 6, 5 और 6, ठीक है ना। तो ये जो संख्या मानी गई है वो संख्या के आधार पर भी इसको कितने माना गया है, 180, ठीक है ना। कई बार आपके प्रश्नों में आया है कि गिलफोर्ड की बुद्धि के विमा में कितनी संक्रियाएं मानी गई हैं, तो हमारी कितनी मानी गई हैं, 180 संक्रियाएं मानी गई हैं। इसके अंतर्गत जो चीजें होंगी हम लोग अपने थ्योरी में पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला आपका ऑप्शन क्या है, यहाँ पे व्यापक की बात हो रही है, ठीक है ना। व्यापक मतलब होल, जितना सारी चीजें हैं आपकी उन सभी चीजों को वो लेकर के चलता है। तो वही चीज है आपकी गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना का सिद्धांत। अब अगला है आपका बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। यहाँ पर देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है। बालक को किसने जो है वो महत्वपूर्ण माना था, तो पहला ऑप्शन है आपका एरिक एरिक्सन द्वारा, दूसरा है आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा, तीसरा है आपका बीएफ स्किनर के द्वारा, और चौथा है आपका जॉन डीवी के द्वारा। तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए। गुड मॉर्निंग आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, ठीक है। चलिए इसका आंसर कीजिए, बाल केंद्रित शिक्षा। जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो किसने दी थी, जो हमारे जॉन डीवी महोदय हैं, उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा लाया था। इन्होंने लिबर्टी स्कूल को भी माना था, ठीक है। लिबर्टी समबुद्धि स्तर, ये श्रेया जी ये मैं समझ नहीं पा रही हूं, आप क्या पूछ रही हैं, किसका, समर्थ बुद्ध का स्तर बता दीजिए। ये ज्ञान और समझ है और ये उत्पाद है। समझ आप पूछ रही हैं श्रेया जी, प्लीज रिप्लाई। आप ये जो है वो आप इसका समझ पूछ रही हैं, प्लीज रिप्लाई मी। चलिए, आपकी जो समान बुद्धि का सूत्र, ठीक है, इसको मैं आपको बताऊंगी, जरूर बताऊंगी कि ये आपका समान बुद्धि का सूत्र क्या है। सूत्र किस में पूछा था भाई आपका, ये सूत्रों से संबंधित मैं आपकी एक क्लास लेकर आऊंगी, उसमें मैं आप सभी को ये सारी डिटेलिंग का बताऊंगी। जो हमारे बुद्धि का सूत्र है, आयु का है, आईक्यू का है, शैक्षिक का है, भावात्मक का है, ये सारे सूत्रों के से संबंधित आपकी एक पूरी क्लास होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। तो हमारे इसका राइट आंसर क्या है, जॉन डीवी। जॉन डीवी ने जो है वो उन्होंने क्या कहा था कि जो छात्र होता है उसको एक जगह बैठ करके हमें क्लासरूम में शांति के साथ बैठ करके काम सिर्फ सुनना नहीं है, उसको सक्रिय सदस्य बनाना है। जितना एक्टिव आपका जो है वो शिक्षक होगा उतनी ही एक्टिव जो है हमारे जो है वो छात्र भी होने चाहिए। वो सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने बोला था और उन्होंने एक लिबर्टी स्कूल जो है वो स्थापना की थी। उन्होंने जो बताया था कि उन्होंने जो है वो प्रयोजनवाद भी दिया था। तो ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है, ठीक है, पहला है बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, दूसरा है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, तीसरा ऑप्शन है व्यवस्था फेल हुई है, और चौथा ऑप्शन है आपका बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर कीजिए। ये आपका जो है इसको आपको अपनी समझ पे देना है, आप अपने जो आपका जो चीजें हैं उसके आधार पर आपको इसको आंसर करना है। तो चलिए आप जो है वो इसका आंसर कीजिए। सभी को मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग भाई, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग है। चलिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका क्या तात्पर्य होता है? बच्चे को उत्तरों को सही तरीके से याद, जहां पर याद आ जाएगा तो वही आपका मैंने बोला है वो आपके निगेटिव वर्ड में आ जाएगा, तो यहां पे याद नहीं करना है, ठीक है ना। वेरी गुड, वेरी गुड श्रेया जी, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। चलिए, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तीसरा है आपका, इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हर बच्चे में योग्यता होती है। व्यवस्था फेल हुई है, ठीक है ना, व्यवस्था फेल हुई है, जो हम बच्चे को हम एक शिक्षक ने या हमारी जो सारी व्यवस्था है शिक्षा छात्र को समझाने से संबंधित वो सारी चीजें हैं जो वो फेल हुई है, बल्कि बच्चा फेल नहीं हुआ है। 2009 के बाद से किसी बच्चे को फेल नहीं करने का एक प्रावधान आ गया कि हमें किसी भी बच्चे को जो है 8वीं तक के क्लास में फेल नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब अगला प्रश्न आता है आपका, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। क्लियर है? तो यह क्या दर्शाता है? वैश्विक प्रवृत्तियां, दूसरा है आपका प्रयोजनात्मक उपागम, तीसरा है आपका प्रगतिशील चिंतन, ये चौथा ऑप्शन है आपका लैंगिक पूर्वाग्रह। बहुत बारी से संबंधित प्रश्न आपके पूछे गए हैं, बहुत बारी आपका ये देखा गया है कि इससे संबंधित आपके कई प्रश्न मैंने करवाए हैं, तो प्लीज इसका जो है आप लोग आंसर सही करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, एक गायन की प्रतियोगिता हो रही है और वहां पर जो है वो लड़कियों को किया गया है, विद्यालय में वरीयता दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पहले से ही मान लिया गया है कि जो लड़कियां होती हैं वो गायन में अच्छी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब अगला प्रश्न है आपका, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने का योग्यता कहलाती है, ठीक है ना। यहाँ बहुविध बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? फटाफट का आंसर कीजिए, किसने किया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना अभी मुझे आंसर कीजिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या जा रहा है कि पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता है वो क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, या प्राकृतिक बुद्धि, या भाषिक बुद्धि, या स्थानिक बुद्धि, ठीक है ना। तो क्या कहलाती है? तार्किक, तर्क की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। भाषिक बुद्धि, भाषा से संबंधित यहाँ पे कोई बात नहीं की जा रही है। स्थानिक बुद्धि, स्थान के बारे में बात नहीं की जा रही है, बल्कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? पौधों के बारे में, प्राकृतिक चीजों के बारे में। तो इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक बुद्धि। इसको किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने जो है ये जो है आपका बहुविध बुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। चलिए,
अब अगला प्रश्न है आपका, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ठीक है ना, यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। पहला है वैयक्तिक, दूसरा ऑप्शन है आपका अनुभविक, तीसरा है आपका आंतरिक और चौथा है बाध्य। तो फटाफट आंसर कीजिए, इसका क्या आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 का, कि एक बच्चे को किसी ने बोला नहीं है, किसी ने कहा नहीं है, ठीक है ना, तो टर्मन नहीं है, टर्मन नहीं है, मैंने गार्डनर बताया था। ठीक है, तो आपका क्या है कि जो आपका विद्यार्थी जो है वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला, वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, वो उसके लिए किसी ने बोला नहीं है, कोई कहा नहीं है, उसके अंदर से जो है वो ये भाव आया है, एक अंदर से उसकी इच्छा रही है, होता है ना कि मैं बचपन से ये बनना चाहता हूं, उसी की बात की जा रही है। वैयक्तिक नहीं, वैयक्तिक नहीं होगा, इसमें क्या होगा आपका, लगाएंगे तो आपको यह इसका जो है क्वेश्चन का आंसर उसी में मिल जाएगा। पूरा आंसर जो है आपके क्वेश्चन में ही है। ये क्या है आपका, क्या है, कठिन परिश्रम ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो क्या है, विद्यार्थी जो है वो आंतरिक रूप से जो है वो क्या है, अभिप्रेरित है। ठीक है ना, उसका बचपन से ही या उसने पहले से ही ये सोच के रखा है कि जो है वो आपका, मुझे जो है वो मेडिकल कॉलेज में जो है वो दाखिला लेना है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं भाई, बाध्य क्यों होगा, उसको कोई नहीं बोल रहा है तो वो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। चलिए, आपका आता है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। दूसरा ऑप्शन है, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। तीसरा ऑप्शन है आपका, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। और चौथा ऑप्शन है आपका, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। देखिए, अब यहाँ पे जो एक कृतिका है, एक लड़की है जो वो घर पे बात नहीं कर रही है लेकिन जो है वो विद्यालय में वो काफी बात करती है। जब बच्चा बात ना करे, शांत हो, चुप हो, तो इसको आप नॉर्मल नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना, बच्चे में बचपना होना भी जरूरी है, चंचलता होना भी जरूरी है, अपनी बातें रखना भी जरूरी है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, आप सभी का आंसर जो है वो सही है। ठीक है ना, क्योंकि उसके विचारों को वहां पे सुना जा रहा है, उसकी बातें वहां पे समझी जा रही हैं। ठीक है ना, कई बार हमारे घरों में जब बहुत डोमिनेटिंग वाला जो माहौल होता है वो होता है, तो वहां पे क्या है, बच्चे अपनी बातें रखना बंद कर देते हैं। ठीक है ना, वो जब बातें रखना बंद कर देंगे, बातें करना बंद कर देंगे, वो शांत हो जाएंगे क्योंकि उनको पता होता है कि उनको चुप करा दिया जाएगा। तो यही बात ये कृतिका पे भी लागू हो रही है। चलिए, अवेयर, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। चलिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ठीक है, निचली कक्षाओं में यहाँ पे शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ठीक है ना, निचली कक्षा के बारे में बात की जा रही है। तो पहला ऑप्शन है आपका शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, दूसरा ऑप्शन है आपका विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, तीसरा है आपका शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, और चौथा है आपका शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कीजिए आप सभी। ठीक है, जो छोटी कक्षा होती है वहां पर देखिए क्या किया जाता है, वहां पर बच्चों को क्या होता है, ज्यादातर जो है हम खेल खेल में सिखाते हैं। मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, ये सारी अलग अलग जो पद्धतियां हुई हैं, जो आपका प्ले ग्रुप आजकल बन रहा है, तो ये सारी चीज जो हमारी नई शिक्षा पद्धति आई है वहां पे तो आपको बस सिर्फ खेलने के लिए है। तो वो चीज क्या है, वो किस लिए है, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड वेरी गुड, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक
सिद्धांतों पर खेल खेल में बच्चों को सिखाना। चलिए, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। ठीक है ना, किसको? आकलन को क्या करना है? उपयोगी और रोचक बनाना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। दूसरा है आपका शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है आपका प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। और चौथा है आपका अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो चलिए इसका राइट आंसर करिए, क्या होगा? क्या करना है कि जो हमारा आकलन है, हम किसी भी चीज को जो है वो उसको क्या कर रहे हैं? उसका आकलन कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना है? वेरी गुड, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है। अब सभी फटाफट जो है वो आंसर कर रहे हैं। चलिए जीतू जी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए इसी तरीके से जैसे आप अभी अपनी पढ़ाई को जारी रखे हैं, बस यही फ्लोर होना चाहिए आपके। ठीक है ना? चलिए, क्या करना है? शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना है। उपाधि से, सिर्फ और सिर्फ उपाधि से कुछ नहीं होता है। और ये ऐसा तो नहीं कि हम ज्यादा टेक्निकल भाषा में जो है हम फीडबैक दे देंगे तो हमारा आकलन अच्छा हो जाएगा, और तुलना कहीं से आती नहीं है। ठीक है ना, ये निगेटिव वर्ड है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? और आप सभी के आंसर सही हैं। चलिए, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? ठीक है ना, निरर्थक शब्दों की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो पहला है आपका विलियम जेम्स ने, दूसरा है आपका स्किनर ने, और तीसरा है एबिंगहॉस ने, और चौथा ऑप्शन है ना बार्टलर ने। चलिए इसका दीजिए आप लोग। किसने जो है वो कि हम हर चीज, हम निरर्थक शब्दों से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो उसी की बात की जा रही है कि वो किसने दिया है, उसका जो चीजें हैं कि हम सीखने की सामग्री के रूप में हम जो उसका प्रयोग करते हैं, उसमें निरर्थक चीजों की भी बात की जा रही है। उसके प्रयोग से भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जीतू जी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी, एबिंगहॉस ने। चलिए, सीखने के नियम दिए हैं। बहुत बारी प्रश्न आपका आया है और मुझे लगता है कि बहुत ही आसान भी प्रश्न है, पर कई बार हम लोग ज्यादा आसान जब प्रश्न आता है, बहुत इजी प्रश्न में ही हम सारी गलतियां करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये लाया है कि ये जो सीखने का नियम दिया है, ये किसने दिया है? तो पाउलो ने दिया है, कि स्किनर ने दिया है, या थॉर्नडाइक ने दिया है, या कोहलर ने दिया है? किसने दिया है? वेरी गुड, थॉर्नडाइक महोदय ने। उन्होंने जो मुख्य नियम दिए हैं वो कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। और गौड़ नियम जो है वो कितने दिए हैं? आंसर कीजिए। 5 दिए हैं। ये सारी डिटेलिंग जो है आप देख, वहां पे पूछा जाता है। ठीक है ना, कौन सा नियम नहीं है। कई बार आपका 3 आपके सही रहेंगे, एक आपका जो है वो नहीं रहेगा, उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। कौन सा मुख्य है, कौन सा गौड़ है, ये सब हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब अगला है आपका कौशल सीखने की पहली अवस्था है। ठीक है ना, कौशल की बात की जा रही है और उसकी पहली अवस्था की बात की जा रही है। तो पहला ऑप्शन है आपका यथार्थता, दूसरा है आपका कल्पनाशीलता, और तीसरा है आपका समन्वय, और चौथा ऑप्शन है आपका अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि जब हम कोई चीज सीखते हैं, ठीक है ना, और
शुरू में सीखते हैं। ठीक है ना, बच्चा जब पहले सीखता है तो वो कैसे सीखता है, ठीक है, किस क्या चीज करके सीखता है वो, यथार्थता उसमें इतनी समझ ही नहीं होती है, ठीक है ना, कल्पनाशीलता बिल्कुल नहीं, समन्वय नहीं, क्या करके वो सीखता है, अनुकरण के द्वारा। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, आज आप सभी ने मेरा दिल बहुत खुश कर दिया, आप सभी के मोस्टली जो है आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसका मतलब आपका ट्रैक सही जा रहा है। चलिए, इसका अनुकरण है। अनुकरण क्यों? क्योंकि बच्चा जो होता है अपने माता से, अपने पिता से, अपने घर वालों से, अपने संगी साथियों से, इन्हीं से जो है हम अनुकरण करके वो सीखता है। थर्स्टन तथा लिकर्ड निम्न में से किसने मापन से संबंधित है? थर्स्टन तथा लिकर्ड की जो मापन है वो किस चीज से संबंधित है, उन्होंने किस चीज का मापन दिया था, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है आपका बुद्धि, दूसरा है अभिवृत्ति, तीसरा है मूल्य और चौथा है व्यक्तित्व। चलिए, राइट आंसर कीजिए। इसका 14 का राइट आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं, थर्स्टन तथा लिकर्ड। थर्स्टन तथा लिकर्ड ने जो है वो क्या दिया था, किस चीज का मापन दिया था, वो अभिवृत्ति, अभिवृत्ति के मापन से वो संबंधित है। थर्स्टन तथा लिकर्ड ने अभिवृत्ति के मापन से संबंधित जो है अपना कार्य किया था, उन्होंने उसके मापन की बात। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारी अभिवृत्ति होती है ये होती क्या है। अभिवृत्ति से जो तात्पर्य है उसको क्या कहा जाता है, किसी समय, किसी आप कोई विशेष परिस्थिति में जो हम कार्य करते हैं, हमारे व्यवहार का जो तरीका होता है, कार्य करने का जो तरीका होता है, उसी को और उसकी जो हम माप करें, उसकी मात्रा की जो माप करें, किसी परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में किए गए जो हम व्यवहार होते हैं उसकी जो मापन होता है, ये उसकी मात्रा जो होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अभिवृत्ति का मापन कहते हैं। कहने का तात्पर्य, हम कोई भी जो कार्य करेंगे, जो व्यवहार करते हैं, वो हमारी अभिवृत्ति कहलाती है। क्लियर है इतना? चलिए, अब है कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या संगति कहते हैं। कुर्ट लेविन जो है वो क्या कह रहे हैं कि जो समूह में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर कीजिए आप सभी। कुर्ट लेविन ने दिया था अपना सिद्धांत, मैंने कई बार आप सभी को बताया है ये। चलिए, देखिए, ये गतिशीलता, ऑप्शन नंबर सी, गतिशीलता, उनका क्या कहना है कि जो हम समूहों में जो कार्य करते हैं और सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने में जो कार्य करते हैं, और वही सारी चीजें जो है, और वही हम क्या करते हैं, हमारा एक समूह का निर्माण करते हैं। जब हम कोई सामान्य कार्य कर रहे हैं जिसमें हमारा समूह का निर्माण हो रहा है, वही हमारी समूह गतिशीलता के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। हमारे जब लक्ष्य एक जैसे होते हैं, आप सभी का एक समूह बना है, ठीक है ना, आप सभी को पता है, आप सभी के एग्जाम है, आप सभी का वही पैटर्न है, आप सभी के वही एग्जाम के डेट होगी, आप सभी को वही फॉलो करना होगा जो सारे लोग कर रहे हैं, वही क्या है, आपके समूह, आपके लक्ष्य जो है वो क्या है, एक है, ठीक है ना। और उसी को जो हमारा एक निर्माण हो रहा है उसको क्या कहते हैं, समूह की गतिशीलता कहते हैं। और इसीलिए इनको, कुर्ट लेविन को समूह गतिशीलता का जनक भी माना गया है, ठीक है। चलिए, अब अगला प्रश्न है आपका, मानसिक स्वास्थ्य और
डैश में घनिष्ठ संबंध है। तो पहला है आपका अभिवृत्ति, दूसरा है आपका स्वीकार्यता, तीसरा है आपका बचने, चौथा है आपका समायोजन। तो मानसिक स्वास्थ्य और किसमें जो है वो घनिष्ठ संबंध है। देखिए जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, ठीक है ना, तो हम मानसिक रूप से जब संतुष्ट होंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, तो क्या होता है, कई बार हमारे उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार मुश्किलें आती हैं, कई बार हम चीजों में हम क्या रहता है, हमारे उम्मीद के अनुसार जो है हमारा रिजल्ट नहीं होता है। तो यहाँ सब जगह अगर आप समायोजन कर ले रहे हैं, आप उसको एक एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो वही उसी का जो होता है, वही जो है आपके जो मानसिक स्वास्थ्य को जो है वो संबंधित करता है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य जब अच्छा होता है तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी हम लड़ जाते हैं। लेकिन जब हमारे मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं होता है, हाँ, तब क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों पे भी हम परेशान हो जाते हैं, हमें घबराहट हो जाती है। तो यही आपका क्या है कि हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, समायोजन। एक अच्छे मानसिक बुद्धि या अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का जो व्यक्ति होगा उसका समायोजन ज्यादा अच्छा कहलाएगा। आप सभी का जो है वो आंसर सही है। वेरी 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 गुड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसका गलत हो गया दिक्कत नहीं है, सही ही करवाने के लिए मैं आई हूँ, ठीक है ना। आप अभी देख लीजिए, अभी बिल्कुल फ्री है, बस यही प्रैक्टिस, इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आपकी प्रैक्टिस क्लास एक हो जाए। चलिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। शिक्षण अधिगम के स्तर की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो पहला है आपका विभेदीकरण स्तर, चौथा है आपका स्मृति स्तर, तीसरा है आपका चिंतनशील स्तर और चौथा है आपका समझ का स्तर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि नहीं है, बहुत डेंजरस शब्द होता है, इग्नोर हो गया तो आपका एक प्रश्न जो है आपका चला जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, शिक्षण अधिगम के स्तर की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका स्मृति होता ही होता है, चिंतनशील होता ही होता है, ठीक है ना, और समझ भी होता है। तो यहाँ पे विभेदीकरण की बात यहाँ पे नहीं आ रही है, वो विभेदीकरण नहीं करता है, सब जो है वो, तो वो क्या है, वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे आपके शिक्षण अधिगम के स्तर है, तो इसमें जो एक नहीं है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। डॉल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था। यहाँ पे डॉल्टन शिक्षण पद्धति की बात की जा रही है, तो पहला ऑप्शन है आपका फ्रोबेल, दूसरा है आपका W.A. किलपैट्रिक, तीसरा है आपका मिस हेलेन पार्कहर्स्ट और चौथा है डॉल्टन। चलिए, राइट आंसर कीजिए आप। डॉल्टन पद्धति, थैंक यू जी, थैंक यू, आप सभी को मेरा थैंक यू। चलिए देखिए, डॉल्टन पद्धति जो होती है वो क्या होती है कि सारे बच्चे अपनी गति से, ठीक है ना, और स्वतंत्र रूप से सीखे। यही हमारे है बाल केंद्रित है, इसमें बच्चों को कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया है, हर बच्चा अपना स्वतंत्र है कि वो अपनी गति के अनुसार, अपने समझ के अनुसार वो जो है वो जो सीखे, कोई भी चीज जो है वो सीखे। तो उसी की बात की जा रही है। तो इसको किसने दिया था, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, ठीक है ना, इन्होंने ये दिया था कि जहां बच्चा स्वतंत्र है अपनी गति और समझ के आधार पर सीखने के लिए। क्लियर है। चलिए, एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह उच्च बुद्धि वाली है। यहाँ पर भावात्मक बुद्धि लाभदान की बात की जा रही है, ठीक है ना। दूसरा है वह उच्च अनुशासन प्रिय है, तीसरा है वह हास परिहास वाली है और चौथा है वह संतुलित व्यवहार रखती है, ठीक है ना। एक जो शिक्षिका है वो उसका क्या है, बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, तो इसका क्या तात्पर्य होगा,
फटाफट इसका राइट आंसर कीजिए। भावात्मक कहने का तात्पर्य कि बहुत छोटी सी बात पे बहुत खुश ना हो, ओवर रिएक्ट ना करना, ठीक है ना। कभी परेशान होना तो उससे आपके छात्रों पे आपके अपने कार्यों पे कोई कार्य वो प्रभाव ना डालना। कहने का मतलब कि आप अपनी भावनाओं पे नियंत्रण कर सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं घर पे आपने गुस्सा हुआ बाहर आपने निकाल दिया, आप कहीं जो है वो आप खुश हैं तो आप गलत पे भी अपना रिएक्ट कर दे रहे हैं, सही। तो वही जो है जब हमारी भावनात्मक रूप से हम संतुलित हैं, हमारा अच्छा जो है वो उसका है जो भावात्मक बुद्धि का जो लाभांक है वो अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वो सभी क्या है, संतुलित व्यवहार रख रही है, ठीक है ना। उच्च बुद्धि का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, अनुशासन प्रिय से भी कोई मतलब नहीं है, हास परिहास ही हमेशा करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है, जरूरत पड़ने पे हो सकता है वो हास परिहास भी करे, जरूरत पड़ने पर वो अनुशासन भी करे, ठीक है ना। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला है आपका राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है, कहां पर है? शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में या दिल्ली में? चलिए, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, ठीक है। एक कक्षा में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए, ठीक है ना। भाषा कौशल की विकास की बात की जा रही है। तो पहला ऑप्शन है आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। दूसरा ऑप्शन है आपका लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना। तीसरा है आपका सुनना, लिखना, बोलना और पढ़ना। और चौथा है आपका लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना। कक्षा में क्या करना है, भाषा कौशल का विकास जो होता है, ठीक है ना, वो किस क्रम में होता है, उसका सही क्रम आपको बताना है, ठीक है। देखिए, चाहे कक्षा में हो, चाहे घर पर हो, चाहे परिवार में हो, हम कोई भी चीज सबसे पहले सुनते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आप सभी के आंसर सही हैं। तो सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं और फिर पढ़ते हैं, और तब जाकर के हमारा लास्ट में क्या आता है, लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन जो हो रहा है वो कब होना चाहिए? तो पहला है आपका सप्ताह में एक बार होना चाहिए। दूसरा है आपका प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। तीसरा है आपका अलग से संचालित करना चाहिए। चौथा है आपका अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, यानी छोटे बच्चों की बात की जा रही है। संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, यानी कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है ना। तो वह वो किस तरह से होना चाहिए या कब होना चाहिए, उसी को प्रश्न में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड श्रेया जी, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। सप्ताह में एक बार क्यों होना है, हर विषय के साथ आपको ये एक जो चीजें हैं वो खेल खेल में सिखाइए, कहानी कह के सिखाइए, नाटक करके सिखाइए, कैसे भी होता है वो सारी चीजें जो है वो प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों की यहाँ पे बात की जा रही है।
अब अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। नैतिक मूल्यों की बात की जा रही है कि बच्चों में हम नैतिक मूल्य कैसे लाएं, नैतिक मूल्यों को हम कैसे विकसित करें। तो पहला है प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना। दूसरा है विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। तीसरा है शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। चौथा है आपका विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। तो चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए। हमें बच्चों में जो नैतिकता है, ये कोई भी व्यवहार है, अगर हम सिखाने की बात करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम उपदेश दे देंगे तो वो बच्चे सीख लेंगे हमारी बातें। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को है कि वो परिस्थिति और निर्णय लेने की बात नहीं की जा रही है, मूल्यों की अभी की बात की जा रही है, सर्वाधिक उचित तरीके की बात की जा रही है। ठीक है, और विद्यार्थी नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। जब हम अंतर की भी बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, बच्चा तभी नैतिक चीजों को सीखेगा जब वो नैतिकता से संबंधित जो है वो व्यवहार अपने से बड़ों को देखता हुआ रहेगा, देखेगा, चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हमारा समाज हो, वो वही कार्य सीखता है जो अपने आसपास के लोगों में देखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला है राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है। ठीक है ना, यहाँ पे राज्य स्तर की बात की जा रही है। ठीक है, तो कौन करता है? SCERT, दूसरा है NCTE, तीसरा है NCTERT और चौथा है CMAT। यहाँ पर चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। एक होता है आपका राष्ट्रीय स्तर पर, एक होता है राज्य स्तर पर। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे राज्य स्तर पर पूछा जा रहा है, तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, SCERT, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ये जो है आपकी जो है वो कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है। क्लियर है? और क्यों? क्योंकि हर जगह का हर जो है आपका कहेंगे हर राज्य का अपना एक विशेष आवश्यकता होती है, उसकी कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, तो इसलिए जो है ये जो है SCERT का निर्माण किया गया था। क्लियर है? चलिए अब अगला है मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, आप क्या करेंगे? ठीक है ना, यहाँ पे मिड डे मील की बात हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक उच्च जाति का जो वर्ग है वो जो निम्न जाति के वर्ग के साथ भोजन करने से मना कर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? एक शिक्षक के तौर पे यहाँ पे आपसे बात की जा रही है। तो पहला है आपका, आप पृथक बैठक व्यवस्था करने हेतु सहमत हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, दूसरा है आप उच्च अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करेंगे, ये आपकी समस्या है, ये यहाँ पे आपको सॉल्व करनी है। आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे या आप विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाना बंद कर देंगे। हर समस्या का समाधान होता है, हर चीज को देखा जाएगा कि उसका हम समाधान किस तरह से निकालें। हम देखेंगे कई बार हम क्या होता है, हमारा जो परवरिश में कुछ ऐसी चीजें ऐड हो जाती हैं जो हम जहाँ पे हम सही गलत नहीं, हम उसको व्यापक रूप से नहीं सोच पाते हैं, तो वो चीज अगर वहां पे है तो वहां पे हमें देखने की जरूरत है कि तत्कालिक समस्या का समाधान हम कैसे निकालें। तो समस्या का समाधान का जो पहला स्टेप होता है कि भाई आपस में जो है हम बातचीत सही तरीके से सलीके से हम बात करके अगले को हम अपनी बातों से जो है वो सहमत करवा दें। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है।
अब ये जो मिड डे मील योजना है, इसको अब क्या कहा जाता है? चलिए इसका आंसर कीजिए। मिड डे मील। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। चलिए, मिड डे मील को अब इस समय करंट में क्या बोला जा रहा है? मध्याह्न भोजन को। चलिए इसका आंसर करिए, पीएम पोषण योजना। ठीक है ना? अब आपको देखना है, अब चाहे जो मिड डे मील आए, चाहे पीएम पोषण योजना आए, अब इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है? चलिए अब अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित हैं तथा विद्यालय भवन एवं पेयजल का भी अभाव है। गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ठीक है ना? तो पहला है विद्यालय भवन का अभाव, दूसरा है अशिक्षित माता पिता, तीसरा है समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव, और चौथा है पेयजल सुविधा का अभाव। तो यहाँ पर देखिए, एक जो शिक्षक है, ठीक है ना, वहां वो गांव में जाता है, गांव में जो है वो शिक्षा का जो है वो बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है, तो वहां पर ये जो हमारी बेसिक नीड होती है, विद्यालय भवन पेयजल, इन सब का अभाव है। तो यहाँ पे सबसे भी बड़ी बाधा हमें क्या है, इसका कारण क्या है, उसी के बारे में बात की जा रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो यहां पर क्या है, ये सब तो जब आपकी चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना, भौतिक चीजें जो है ये तो आपकी सॉल्व हो जाएंगी, जब जो है ये प्रेरणा आपके अंतर्गत आ जाएगी, जब कार्य करने का या समस्या का समाधान करने की जब आप में इच्छा शक्ति हो जाएगी, तो ये सारी चीजें तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है? चलिए अब अगला प्रश्न है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। ठीक है ना? व्यापक की बात की जा रही है। मैंने सेकंड क्वेश्चन में ही आपसे बात की थी कि व्यापक का मतलब आपका सर्वांगीण विकास। ठीक है ना? तो पहला है आपका ऑप्शन समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, दूसरा है आपका सभी विषयों का मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन है आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, चौथा है आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है ना? चलिए, तो इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, एक जब हम सतत और व्यापक की बात करेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे क्या करेंगे कि बच्चे में संज्ञानात्मक, कहने का मतलब कि हमारा जो है वो हमारी बुद्धि का विकास, ठीक है ना, संज्ञान ज्ञान और समझ मिलकर के जो हमारा ज्ञान और बोध मिलकर जो हमारी समझ का विकास करेंगे, वो संज्ञानात्मक भी होना चाहिए, और सिर्फ हमें मशीनी नहीं होना चाहिए, भावात्मक बुद्धि का होना चाहिए। ठीक है ना? और मनोगत्यात्मक का मतलब ये दोनों चीजों से मिल करके जो हम कार्य करेंगे, तो वो जो मूल्यांकन होगा उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। चलिए अगला है आपका, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार रखा गया था। ठीक है ना? यहाँ पर विचार की बात की जा रही है। ठीक है ना? मैंने बहुत बारी आपको समझाया है, बहुत बारी मैंने डिस्कशन किया है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप लोग जो है वो गलत मत करिएगा। तो यहाँ पर कौन, ये विचार किससे संबंधित है? तो पहला है ऑप्शन है आपका वाइगोत्स्की, दूसरा है पाउलो, तीसरा है आपका जीन पियाजे, या चौथा है आपका कोहलबर्ग। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए आप सभी। यहाँ पे विचार को पहले महत्व दिया जा रहा है, विचार यहाँ पे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। पहला ऑप्शन वाइगोत्स्की, इन्होंने भाषा से ज्यादा विचार को महत्व माना था। ठीक है ना? तो उसी की बात की, हम पहले सोचते हैं तब हम कोई चीजें बोलते हैं, तब हमारी भाषा का विकास होता है। ठीक है? और ये सारे लोग तो इससे संबंधित है भी नहीं। चलिए
वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। ठीक है ना, अक्षम मतलब विकलांग लोगों की बात की जा रही है। ठीक है, तो पहला है पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995। दूसरा है आपका पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1997। तीसरा है आपका पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1992 और चौथा है आपका पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1990। और आपको यहाँ पर देखिए इसका जो है ये जो आपका ईयर दिया हुआ है वो आपको सही करना है कि किस ईयर में पीडब्ल्यूडी अधिनियम दिया गया था, किससे संबंधित दिया गया था। जो हमारे दिव्यांग जन लोग हैं, दिव्यांग जन के लिए जो हमारा अधिनियम आया था वो कब दिया गया था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, कब आया था हमारा वो अधिनियम? दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम कब आया था? 1995। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है। अब करंट में जो है और ये अधिनियम कब लाया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है हमारा 2016 में लाया गया था। वर्तमान समय में जो हमारे दिव्यांग जन की जो श्रेणियां दी गई हैं वो कितनी दी गई हैं? 21 दी गई हैं। 21 तरीके की जो हमारे दिव्यांग जन की बात की गई है। चलिए, तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन है? पहला ऑप्शन है पेरे, दूसरा है जॉन हॉक, दूसरा है आपका जॉन हॉक, तीसरा है आपका पियाजे, चौथा है आपके स्किनर। बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन है? ठीक है ना, राइट आंसर कीजिए। बैंकिंग शिक्षा से संबंधित जो है, चलिए कोई बात नहीं, गलत हो गया तो ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाउलो फेरे। ठीक है ना, पाउलो फेरे ने क्या बोला था कि जो बच्चे होते हैं उनको हम कैसी शिक्षा दे? संवाद परक शिक्षा दे। ठीक है ना, वो हमारे एक तरीके के जो बैंक की उन्होंने बात की थी कि मतलब उनके अंदर वो हम उनका जितना ज्यादा विकास कर सकेंगे, जितनी भी सारी चीजें हैं हम उनको सिखा सकेंगे, वो अपने गति से, अपने इच्छा से, अपने स्वतंत्र रूप से जो सीख सकेंगे, उसी की बात उन्होंने फेरे ने की थी। ठीक है, चलिए हमारा ये आज का जो सीरीज है वो खत्म होता है। तो हम लोग कल फिर से मिलते हैं नई थ्योरी की क्लास में। ठीक है ना, तो उसी में हम लोग बात करेंगे, फिर अगली हम लोग थ्योरी की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा आप सभी को जो है वो थैंक यू। आप सभी को मेरे फिर से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तब तक के लिए हम लोग कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। ठीक है, एक